Hello students, good afternoon. Let's study the next part of the ray optics, that is refraction from the single curved surface. अभी हम part study करने वाले हैं refraction from single curved surface. Okay, refraction from single curved surface, इसका part अभी हम study करने वाले हैं. तो suppose यहाँ पे curved surface है, curved refracting surface है, and from that curved refracting surface how the refraction is going to take place, that we are going to study. Okay, उसका एक important formula भी आता है, वो formula भी देखेंगे. इसके पहले हमने रिफ्रैक्शन स्टडी किया है, इसके पहले भी हमने रिफ्रैक्शन स्टडी किया है, लेकिन उसमें क्या स्टडी किया है हमने? रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस स्टडी किया है. प्रिज्म रहने दो या फिर एक प्लेन सरफेस रहने दो, उसमें हमने क्या देखा था? रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस देखा था. अभी हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस देखेंगे. ओके, सपोज दिस इज अ कर्व्ड सरफेस, this is a curved surface having certain radius of curvature and this is suppose axis of this curved surface. ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, here there is a object. Okay, object is placed at point O. तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है देखिए. तो यहाँ पे सपोज इसका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो कर्व्ड सरफेस है मतलब इसका कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रहेगा. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है एंड इस पॉइंट को मैं बोलूंगा पोल. Okay, from which we can measure the distances. अभी ये जो सरफेस है ये कर्व्ड सरफेस है एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. ओके, रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब क्या होता है? इसके एक साइड को डिफरेंट मीडियम होगा, अनदर साइड को डिफरेंट मीडियम होगा. ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड को जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज क्या है? μ1 है, एंड राइट हैंड साइड को जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2 है. समझ में आ रहा है क्या? देखिए, we are going to study now refraction from single curved surface. तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला है? curved surface निकाला है, ये refracting surface है. refracting surface मतलब the surface which separates two transparent media. The surface which separates two transparent media is called as refracting surface. तो इस surface के लेफ्ट को कौन सा मीडियम है? μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम, एंड इसके राइट को कौन सा मीडियम है? μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है. ठीक है, यहाँ पे μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है. दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इमेज किस तरह से बनेगा? देखिए, इमेज किस तरह से बन जाएगा ये देखिए. अभी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा ये देखने के लिए हम क्या करते हैं? टू रिफ्रैक्टेड रेज निकालते हैं. इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा ये डिसाइड करने के लिए हमें दो रिफ्रैक्टेड रेज निकालने पड़ेंगे. ओके, so first incident ray is like this and therefore this is the first refracted ray. Okay, due to normal incidence this ray will travel as it is. Okay, now consider a ray which is traveling in upward direction. Consider a ray which is traveling in upward direction. Suppose μ1 यहाँ पे, suppose μ1 is a rarer medium and μ2 क्या है? suppose denser medium है. μ1 is rarer medium and μ2 क्या है? suppose denser medium है. Now at this point the ray is moving from rarer medium to denser medium. Therefore what will happen? What will happen to this ray? Because ray is trying to move from the rarer medium to denser medium. So what will happen? It will move towards the normal. Okay, it will move towards normal. तो इसका पाथ कैसे आ जाएगा? देखिए, उसके लिए यहाँ पे हमें नॉर्मल निकालना पड़ेगा. नॉर्मल कहाँ पे आ जाएगा बताइए? Where will be the normal? नॉर्मल मतलब इस सरफेस को परपेंडिकुलर रहना चाहिए. इस सरफेस को परपेंडिकुलर मतलब किस पॉइंट से ये पास होने वाला है? इट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो दिस इज द नॉर्मल. करेक्ट ना? क्योंकि कर्व्ड सरफेस की रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस. ये पता है ना? रेडियस जो है ना वो आर्क के लिए या फिर उस सरफेस के लिए हमेशा परपेंडिकुलर रहती है. एंड रेडियस कहां से पास होती है? सेंटर से पास होती है, फ्रॉम पॉइंट सी. तो ये रहेगा आपका नॉर्मल. ओके, सो दिस इज नॉर्मल. नाउ दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन. दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन. ओके, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. ओके, सो इट विल बेंड इन दिस डायरेक्शन. टुवर्ड्स नॉर्मल मींस इट विल बेंड लाइक दिस and the two refracted rays are meeting at this point. Okay, so this is the first refracted ray
and this is the second refracted ray. These two rays are going to meet at this point and therefore image will form at this point. करेक्ट ना? ये डायग्राम समझ में आया कि देखिए रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस का डायग्राम इस तरह से आ जाएगा. रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस. ओके, सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. देखिए यहाँ पे कर्व सरफेस है. दिस सरफेस इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ओके, इसके लेफ्ट हैंड साइड को μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, राइट हैंड साइड को μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है. सपोज μ1 इज रेयर मीडियम एंड μ2 इज ए डेंसर मीडियम. ओके, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है μ1 मीडियम में, तो इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? इस पॉइंट पे. इमेज यहाँ पे क्यों फॉर्म होगा? बिकॉज टू रिफ्रैक्टेड रेज आर गोइंग टू मीट एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पर क्या होने वाले हैं? दो रिफ्रैक्टेड रेज मीट होने वाले हैं. फर्स्ट रे will travel as it is because there is a normal incidence, and the ray which is traveling upward, it is moving from rarer medium to denser medium, therefore it will bend towards normal, and therefore finally it will meet the second refracted ray at this point, and therefore image will form at this point. Okay, ये समझ में आया कि देखिए इसमें कुछ डाउट है क्या अभी? ये तो बहुत सिंपल है. So in the second medium, due to this curved surface, image will form at this point. तो इसका अब हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं. डेरिवेशन. ओके, ये डेरिवेशन किस तरह से आने वाला है देखिए. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा यहाँ पे. ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एट दिस पोजीशन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी एट दिस पोजीशन. करेक्ट ना? एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. Angle made by refracted ray with the normal, this is called as angle of refraction. Correct? Okay, so ये हो गया आपका angle of incidence, ये हो गया आपका angle of refraction. Okay, suppose this angle is alpha, this angle is alpha, this angle is beta, and this angle is suppose gamma. Okay, यहाँ पे तीन एंगल भी मैंने दिखाए हैं, अल्फा एंगल, बीटा एंगल एंड द गैमा एंगल. ओके, तो यहाँ पे देखिए कंसीडर रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस. रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व्ड सरफेस as shown. ओके, यहाँ पे r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस है. रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है. R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. उसके बाद अल्फा, बीटा एंड गामा, ये भी पता होना चाहिए. अल्फा एंगल मतलब क्या है? एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द एक्सिस. ये सब कुछ मैं नहीं लिखूंगा. ओके, आपको जस्ट बताऊंगा. ठीक है. अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द एक्सिस. बीटा क्या है? एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द एक्सिस. ओके, रिफ्रैक्टेड रे ने एक्सिस के साथ जो एंगल किया है उसको बोलेंगे बीटा. एंड गामा क्या है? एंगल मेड बाय नॉर्मल विद द एक्सिस. ओके, एंगल मेड बाय नॉर्मल विद द एक्सिस. यहाँ पे ये समझ में आ गया. आगे क्या देखिए, आई, आर, अल्फा, बीटा, गामा. एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट इन रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व्ड सरफेस? यहां तक कुछ डाउट है क्या? समझ में आ रहा है ना? ओके, सो वी आर स्टडीइंग रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व्ड सरफेस. तो सिंगल कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, एंड यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया जाता है तो इमेज कहाँ पे बनने वाला है ये हम निकालने वाले हैं. ठीक है ना? ऑब्जेक्ट का कहाँ पे रखा है? μ1 मीडियम में रखा है. इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? μ2 मीडियम में फॉर्म होने वाला है. इमेज कहाँ पे फॉर्म होने वाला है? μ2 मीडियम में. ओके, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट O, इमेज इज गोइंग टू फॉर्म एट I. Small I is the angle of incidence, small r is the angle of refraction. Alpha, beta and gamma. Alpha is the angle made by the incident ray with the axis. Okay, उसके बाद beta is the angle made by refracted ray with the axis, and gamma के क्या है? Angle made by the normal with the axis. Okay, ये तो पार्ट समझ में आना चाहिए. वेरी सिंपल पार्ट है. ठीक है. तो सपोज दिस इज पॉइंट ए. ओके, दिस इज पॉइंट ए. अभी क्या करेंगे? एट द पॉइंट ए हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे. स्नेल्स लॉ.
by Snell's law at point A. Okay, at point A we are going to apply this Snell's law. Okay, so according to Snell's law क्या आता है, mu1 sin theta 1 is equal to क्या आता है, mu2 sin theta 2. करेक्ट ना, mu1 sin theta 1 is equal to mu2 sin theta 2. ठीक है, तो mu1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मीडियम, ओके, इनटू साइन ऑफ थीटा 1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड का एंगल. लेफ्ट हैंड साइड का एंगल कितना है, आई है. ओके, उसके बाद mu2 मतलब राइट हैंड साइड का मीडियम, एंड राइट हैंड साइड में एंगल कितना है, आर है, साइन आर. ओके, mu1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू mu2 इंटू साइन आर आ जाएगा. ओके, अभी देखिए, इफ आई एंड आर स्मॉल, अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, स्मॉल है. ओके, जनरली वो स्मॉल ही रहते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर स्मॉल है तो क्या हो जाएगा, स्मॉल है एंड इन रेडियन है, एंड इन रेडियन. ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, स्मॉल है एंड इन रेडियन है, तो क्या हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, आई बोल सकते हैं, एंड साइन आर इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, आर बोल सकते हैं. साइन आई इज इक्वल टू आई एंड साइन आर इज इक्वल टू आर. ठीक है, ये कब होता है, जब एंगल स्मॉल होता है तभी. ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन आई इज इक्वल टू आई प्लेस करूंगा, साइन आर इज इक्वल टू आर प्लेस करूंगा, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mu1 into I इज इक्वल टू mu2 into r हो जाएगा. mu1 into I is equal to mu2 into r. ठीक, ये फार्मूला कब आता है, when angle is small and in radian, तभी हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं. ओके, अप टू दिस एनी डाउट? अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अभी ये जो एंगल I है, ये एंगल I जो है ना, AOC, ये जो ट्राइंगल है AOC का एक्सटीरियर एंगल है, करेक्ट ना. एंगल I इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ AOC या फिर ACO जो ट्राइंगल है, इसका I एक्सटीरियर एंगल है. तो इसके वजह से क्या हो जाएगा बताइए, एंगल I इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल AOC. ट्राइंगल AOC के लिए ये क्या है, I is a exterior angle like this, and therefore I is equal to something आ जाएगा. क्या आ जाएगा, I is equal to, क्योंकि देखिए जब ऐसा आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए. सपोज इस तरह से एक ट्राइंगल है, तो सपोज दिस इज एंगल X, दिस इज एंगल Y एंड दिस इज एंगल Z. सो Z इज एक्सटीरियर एंगल. तो यहाँ पे क्या होता है, Z इज ऑलवेज इक्वल टू x प्लस y होता है. Z इज ऑलवेज इक्वल टू x प्लस y, करेक्ट ना. तो उसी तरह से I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस गामा आ जाएगा. I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा आ जाएगा. I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा. ओके, उसी तरह से देखिए यहाँ पे एंगल गामा जो है, angle gamma is also exterior angle of some triangle. Okay, also angle gamma is exterior of triangle ACI. इस तरह से डायग्राम में दिखाई देता है कि देखिए डायग्राम इज लाइक दिस. तो यहाँ पे गामा है, यहाँ पे R है, यहाँ पे बीटा है. ओके, सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू एंगल्स. सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा हो जाएगा. गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा, and from this equation we can get R. So therefore R is equal to gamma, R is equal to gamma minus बीटा हो जाएगा.
ओके, आर इज इक्वल टू गैमा माइनस बीटा, आर इज इक्वल टू गैमा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो यहाँ पे i का वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा एंड r का वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या होता है, देखिए μ1 इंटू I मतलब अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 इंटू आर ना, μ2 इंटू आर इज इक्वल टू गैमा माइनस बीटा। ओके, μ1 एंड μ2 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो μ1 अल्फा प्लस μ1 गैमा इज इक्वल टू μ2 गैमा माइनस μ2 बीटा। ओके, अभी यहाँ पे गैमा गैमा का जो टर्म है एक साइड को ले लूंगा, गैमा गैमा का टर्म, तो यहाँ पे μ2 माइनस μ2 गैमा माइनस μ1 गैमा हो जाएगा, करेक्ट ना, μ2 गैमा एज इट इज, ये μ1 गैमा को आरएचएस को लेके गया तो क्या हो जाएगा, μ2 गैमा माइनस μ1 गैमा इज इक्वल टू μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा। सो इसको आरएचएस को लेके आया हूं, इसको एलएचएस को लेके जाऊंगा। ओके, सो μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा इज इक्वल टू μ2 गैमा माइनस μ1 गैमा। सो देयरफॉर μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा इज इक्वल टू μ2 गैमा इन ब्रैकेट। ओके, यहाँ पे गैमा कॉमन निकालूंगा, गैमा इन ब्रैकेट μ2 माइनस μ1 आ जाएगा, गैमा इन ब्रैकेट μ2 माइनस μ1। ओके, एनी डाउट अप टू दिस? जस्ट यहाँ पे μ1 i इज इक्वल टू μ2 r में i और r का वैल्यू डाल दिया है एंड यहाँ पे मैनिपुलेशन किया है। ओके, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, सपोज ये परपेंडिकुलर r है, r परपेंडिकुलर कैपिटल R, या फिर इसको AD बोलता हूं, AD D बोलता हूं, परपेंडिकुलर AD। ओके, सो फ्रॉम पॉइंट A यहाँ पे एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अभी यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ओके, इन स्पाइट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल इन रेडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल इन रेडियन। एंगल इन रेडियन मतलब क्या होता है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस होता है ना, तो यहाँ पे μ1 इंटू अल्फा मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा इज नथिंग बट, इसके लिए एपी आर्क लेंथ होगा एंड रेडियस हो जाएगा OP, OP will be radius. Okay, alpha मतलब that is arc length will be AP divided by radius is nothing but OP हो जाएगा। ठीक है, ओके, AP divided by OP, arc length divided by radius ऐसा हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे दिस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, अगर एंगल वेरी स्मॉल रहता है तो आर्क लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन लेंथ हो जाएगा। ओके, एंगल स्मॉल है तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ऐसे आपको दिखेगा नहीं एक्चुअली, ठीक है, μ2 इंटू बीटा, μ2 इंटू बीटा मतलब क्या आ जाएगा, बीटा इज, इसके लिए आर्क लेंथ AP एंड रेडियस PI हो जाएगा, AP divided by PI is equal to gamma मतलब क्या हो जाएगा, gamma is nothing but arc length AP divided by radius क्या हो जाएगा, PC, AP divided by
PC इन ब्रैकेट μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट अल्फा बीटा एंड गामा को मैंने रिप्लेस किया है। ओके एंड कौन से कंसेप्ट से रिप्लेस किया है? दैट इज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट आई हैव रिप्लेस दिस आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए यही कंफ्यूजन हो सकता है, अल्फा इज इक्वल टू AP डिवाइडेड बाय OPQ। ओके, यहाँ पे AP डिवाइडेड बाय OP कब आ सकता है? जब ये एंगल स्मॉल है तभी आ सकता है, या फिर नहीं आ सकता। ओके, तो स्मॉल एंगल के लिए ये सब कुछ कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। स्मॉल, इट इज ओनली फॉर स्मॉल एंगल्स। अभी देखिए यहाँ पे AP गेट कैंसिल, AP गेट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? μ1 डिवाइडेड बाय OP मतलब क्या हो जाएगा? OP is nothing but object distance, that is u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहता है? हमेशा नेगेटिव में रहता है। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे। ओके, OP मतलब क्या है? माइनस u है, बिकॉज इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्लस AP चला गया तो μ2 बाय यहाँ पे लिख सकता हूँ PI मतलब P टू I, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस, तो इसको बोलूंगा φ। एंड ये राइट हैंड साइड को है तो इसको प्लस लिखूंगा, प्लस φ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय PC मतलब क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है ना, दैट इज कैपिटल R। एंड ये भी प्लस आ जाएगा क्योंकि ये राइट हैंड साइड को है। ओके, सो राइट लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड का डिस्टेंस प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा μ1 बाय माइनस u प्लस μ2 बाय φ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। तो फाइनल फार्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? फाइनल फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए μ2 बाय φ प्लस टर्म को पहले रखता हूं मैं, प्लस टर्म μ2 बाय φ माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। So this is a very important formula. Okay, μ2 by φ minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r. Okay, so by using this formula, अगर एक कर्व सरफेस है एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया गया है तो इमेज डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। So this is the formula for refraction from single curved surface. Refraction from single curved surface का formula क्या है? Okay, μ2 by φ minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r. ये वेरी सिंपल फार्मूला टू रिमेंबर। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। μ2 by φ minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 divided by radius of curvature of that single curved surface। समझ में आ रहा है ना? ओके, इस तरह से ये डेरिवेशन है। इसको क्या करूंगा, शॉर्ट में और एक बार मैं रिपीट करता हूं, इन शॉर्ट और एक बार रिपीट करता हूं। ठीक है, इसको पहले इरेज करता हूं कंप्लीटली एंड शॉर्ट में इसको रिवाइज करता हूं। फिर एक बार देखिए इसका डायग्राम किस तरह से आ जाएगा। दिस इज अ सिंगल कर्व सरफेस, दिस इज द एक्सिस, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, राइट हैंड साइड को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है एंड दिस इज द पोल। ओके, नाउ कंसीडर वन इंसिडेंट रे, इट इज लाइक दिस, मूविंग लाइक दिस, इट इज इंसिडेंट एट ए पॉइंट ए पॉइंट पर इंसिडेंट हो गया, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मल, करेक्ट ना? दिस विल बी योर नॉर्मल एंड द रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल एंड यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा, करेक्ट? पहले तो आपको ये रे डायग्राम पता होना चाहिए। उसके बाद this is the angle of incidence, this is the angle of refraction। ओके, यहाँ पे एंगल है अल्फा, यहाँ पे एंगल है बीटा, यहाँ पे एंगल है गामा। ये तो हो गया, दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या करना है, ए पॉइंट पर स्नेल्स लॉ यूज करना है। एक्चुअली डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 है, एंगल कितना है, I है, सो μ1 sin I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 है, एंगल कितना है राइट हैंड साइड को, R है, sin R। ठीक है,
अब हम जो भी कैलकुलेशन सब कुछ कैलकुलेशन करने जा रहे हैं दैट इज फॉर ओनली स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल के लिए सब कुछ कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है, साइन r इज इक्वल टू आई होता है, साइन r इज इक्वल टू r होता है। देयरफॉर μ1 इनटू i इज इक्वल टू μ2 इनटू r हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब टू दिस एनी डाउट? इसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं, ठीक है। अभी इसके आगे i एंड r को मुझे रिप्लेस करना है। तो i एंड r को रिप्लेस करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे दो एक्सटीरियर एंगल है वो देखूंगा। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? पहला एक्सटीरियर एंगल है i। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, i इज इक्वल टू अल्फा प्लस ग्यामा हो जाएगा। अल्फा प्लस ग्यामा, ये तो हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड उसके बाद ग्यामा भी इस ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ग्यामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्यामा इज इक्वल टू r प्लस बीटा, r प्लस बीटा, और मुझे चाहिए r। एंड देयरफॉर क्या करूंगा यहाँ पे, r इज इक्वल टू ग्यामा माइनस बीटा करूंगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। कितना इजी है देखिए, ठीक है। अब इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को कंबाइन किया, मतलब i एंड r को रिप्लेस किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 से μ1 इंटू अल्फा प्लस ग्यामा इज इक्वल टू μ2 इंटू ग्यामा माइनस बीटा। ओके, अभी इससे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, μ1 अल्फा प्लस μ1 ग्यामा इज इक्वल टू μ2 ग्यामा, ओके, माइनस μ2 बीटा। अभी यहाँ पे ग्यामा ग्यामा को एक साइड को ले लूंगा एंड अल्फा बीटा को एक साइड को ले लूंगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ग्यामा को एक साइड को रखना है एंड अल्फा बीटा को एक साइड में रखना है। ये tan अल्फा का भी कंसेप्ट हम यूज कर, सॉरी tan का कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, tan का कंसेप्ट, ठीक है। tan का भी कंसेप्ट कैसे यूज कर सकते हैं देखिए। तो यहां तक तो समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ1 अल्फा माइनस μ2 बीटा इज इक्वल टू μ2 ग्यामा माइनस μ1 ग्यामा। तो यहाँ पे μ1 अल्फा माइनस μ2 बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्यामा इन ब्रैकेट μ2 माइनस μ1 हो जाएगा, ठीक है। अभी अल्फा बीटा एंड ग्यामा को रिप्लेस करूंगा। इधर तक समझ में आ गया ना, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, अभी अल्फा बीटा एंड ग्यामा को रिप्लेस करना है, अल्फा बीटा एंड ग्यामा। ओके, तो अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा यहाँ पे अल्फा, अल्फा मतलब आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस का कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। अल्फा इज इक्वल टू एपी डिवाइडेड बाय ओपी आ जाएगा, एपी बाय ओपी माइनस μ2 बीटा मतलब एपी डिवाइडेड बाय पीआई, ओके, इज इक्वल टू ग्यामा मतलब एपी डिवाइडेड बाय पीसी, एपी डिवाइडेड बाय पीसी इंटू μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एपी 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 गेट कैंसल एंड देयरफॉर μ1 बाय ओपी माइनस μ2 बाय पीआई इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय पीसी, ठीक है ना, करेक्ट ना। ओके, एपी बाय पीओ या फिर ओपी, एपी बाय पीआई एंड एपी बाय पीसी। तो यहाँ पे अभी ओपी क्या है, पीआई क्या है, पीसी क्या है, वही देखेंगे। ओपी मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस मतलब यू होता है, ओके। सो μ1 डिवाइडेड बाय माइनस यू विद साइन कन्वेंशन, यहाँ पे वैल्यूज रख दूंगा विद साइन कन्वेंशन, ओके, क्योंकि ये एलएचएस का डिस्टेंस है, तो एलएचएस का डिस्टेंस नेगेटिव रहता है, ओके। यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने माइनस लिखा, प्लस, यहाँ पे प्लस है, ओके, प्लस प्लस, ओके, प्लस μ2 बाय
पीआई मतलब क्या है, पीआई इज द इमेज डिस्टेंस है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय पीसी मतलब क्या है, आर है, पी टू सी सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द सरफेस का डिस्टेंस, ये भी प्लस है ये भी प्लस है करेक्ट ना, क्योंकि पी से राइट हैंड साइड का डिस्टेंस क्या रहेगा, प्लस रहेगा, पोल के राइट हैंड साइड का डिस्टेंस प्लस रहता है, तो पीसी हो जाएगा आर, ये पीसी आर है एंड दिस इज पीआई इज इक्वल टू वी है, दैट इज प्लस एंड प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का टर्म पहले लिखूंगा, माइनस का टर्म बाद में लिखूंगा, तो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r, ओके। μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r, ओके। अभी समझ में आ रहा है ना, यही पार्ट आपको ओनली रिवाइज करना है एंड उसमें कुछ कुछ सेंटेंस आपको डाल देना है, ठीक है। मतलब डेरिवेशन आपको थ्योरी एग्जाम के लिए आ सकता है, मतलब 11th का थ्योरी एग्जाम, 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए डेरिवेशन नहीं है, ओके। और नीट एंड मेंस एग्जाम में आपको डेरिवेशन नहीं पूछे जाते, आपको ओनली न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, मतलब डेरिवेशन ध्यान में नहीं रहा तो भी चलता है, ओके, लेकिन ये फार्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए। फार्मूला क्या है, μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 divided by r। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, μ2 मतलब कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पे इमेज फॉर्म होता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे μ1 क्या है एंड μ2 क्या है, ओके, वो भी आपको पता होना चाहिए। जिस मीडियम में इमेज फॉर्म होने वाला है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब μ2, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा गया है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब μ1, ये ओनली ध्यान में रखिए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको ये वैल्यूज डालते वक्त μ1 मतलब वहां पे दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू दिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल 1.5 एंड 1.3, तो 1.5 μ1 ले लेंगे या फिर μ2 ले लेंगे, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा μ1, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। एंड इमेज जिस मीडियम में फॉर्म होने वाला है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टू बी नोटेड। μ2 μ1 जस्ट μ2 μ1 मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है, ये ध्यान में रखिए। वंस अगेन आई एम टेलिंग μ2 मतलब जिस मीडियम में इमेज फॉर्म होने वाला है उस मीडियम का, क्योंकि कर्व सरफेस के लेफ्ट हैंड साइड पर एक मीडियम रहेगा, राइट हैंड साइड पर एक मीडियम रहेगा, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रहता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड जिस मीडियम में इमेज फॉर्म हो जाएगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा μ2, ओके। अब इसमें अभी कुछ डाउट है क्या, बोलिए, एनी डाउट अप टू दिस? यहाँ पे sin i की जगह tan i रख के भी आप ये डेरिवेशन कर सकते हैं, ओके, देयर इज वन मोर मेथड, लेकिन ज्यादा डेरिवेशन हम नहीं देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस फॉर्मूला, ओके। इसमें कुछ डाउट है तो बोलिए, otherwise we are going to see numericals on this. Let's study now the numerical. First numerical है, locate the image of point object O, the point C is the center of curvature of the spherical surface। तो यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में, डायग्राम इज लाइक दिस, यहाँ पे एक कर्व सरफेस है, लेफ्ट हैंड साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दिया है 1.0, राइट हैंड साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, ओके, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट P, ओके, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है, लोकेट द इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r, μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पे बताइए μ2 कौन सा वैल्यू लेना है, 1 लेना है या 4/3 लेना है, मतलब कि ये v है ना, इमेज कौन से मीडियम में फॉर्म होने वाला है, 4/3 के मीडियम में,
तो म्यू2 रखेंगे 4/3 डिवाइडेड बाय फी निकालना है माइनस म्यू1 क्या है, म्यू1 1 है डिवाइडेड बाय यू कितना है 10 विद साइन कन्वेंशन अभी इसको रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव ओके -10 म्यू2 माइनस म्यू1 मतलब 4/3 माइनस 1 4/3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1/3 एंड इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 30 तो ये प्लस आ जाएगा ओके अभी सपोज आपके सामने एक कर्व सरफेस है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कैसे डिसाइड करना है अगर सेंटर राइट हैंड साइड को है तो ये पॉजिटिव लेना है लेफ्ट हैंड साइड है सेंटर अगर लेफ्ट हैंड साइड को है तो रेडियस नेगेटिव लेना है अभी आप मुझे बताइए सपोज एक सरफेस है कर्व सरफेस इसका आर बताइए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इसका आर एक कर्व सरफेस मैंने निकाला है ओके इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इसका सेंटर कहां पे है देखिए दैट इज द ओनली थिंग सेंटर कहां पे है लेफ्ट हैंड साइड पर है सेंटर अगर लेफ्ट हैंड साइड पर है तो रेडियस भी लेफ्ट हैंड साइड को हो जाएगा एंड देयरफॉर दिस रेडियस इज नेगेटिव ये रेडियस हम नेगेटिव लेने वाले हैं सपोज एक सरफेस इस तरह से ड्रॉ किया जाए तो इसका सेंटर इधर ही रहेगा ना राइट हैंड साइड को ही रहेगा राइट हैंड साइड को अगर इसका सेंटर है तो रेडियस भी राइट हैंड साइड को आ जाएगा रेडियस विल बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पोल ना पोल तो हमेशा यहाँ पर ही रहता है पोल मिड पॉइंट पर तो ये रेडियस पॉजिटिव आ जाएगा ओके सपोज सरफेस इज गिवन लाइक दिस बताइए ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वही कंसेप्ट यूज करना है मतलब पोल से राइट हैंड साइड पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव पोल के ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव पोल के ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव पोल को राइट हैंड साइड को पॉजिटिव पोल के लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव यही साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज करना है तो देखिए यहाँ पे पोल रहेगा ना तो सेंटर कहाँ पे रहेगा नीचे रहेगा तो पोल के नीचे वाला डिस्टेंस क्या लेते हैं हम नेगेटिव लेते हैं तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो जाएगा ओके रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी नेगेटिव ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3v प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/90 so 4/3v is equal to 1/90 minus 1/10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं यहाँ पे 4/3v is equal to 10 into 110 minus 90 into 190 divided by 900 ओके तो क्या हो जाएगा 4/3v is equal to minus 80/900 0 कैंसिल आउट करता हूं इसको 2 से भी डिवाइड कर सकता हूं तो माइनस 4/45 सो अब फी को आरएचएस को लेके आया तो क्या हो जाएगा 4/3 into 45 डिवाइडेड बाय 4 ये माइनस रहेगा यहाँ पे साइन माइनस ओके सो 4 and 4 गेट कैंसिल यहाँ पे 15 आ जाएगा तो फी विल बी इक्वल टू -15 तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगा ओके नाउ इमेज डिस्टेंस नेगेटिव मतलब इमेज कहां पे फॉर्म होगा पोल से लेफ्ट हैंड साइड को 15 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म हो जाएगा 15 सेंटीमीटर सो हियर देयर विल बी द इमेज पोजीशन ऑफ इमेज विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज -15 ओके so this will be a virtual image ये कौन सा इमेज रहेगा वर्चुअल इमेज रहेगा अभी लेफ्ट हैंड साइड को इमेज कब बनता है देखिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम निकालूंगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इंसिडेंट रे विल बी लाइक दिस ओके यहाँ पे नॉर्मल है अगर ये जो रे है ऐसे ऊपर जा रहा है
ऊपर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द सेकंड रिफ्रैक्टेड रे. नाउ दिस टू रेज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर डाइवर्जेंट, तो आगे तो नहीं मीट हो सकते, तो इसका इमेज क्या बनेगा, पीछे बनेगा. दे अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट. ओके, एंड ये क्या रहेगा, रिफ्रैक्टेड रे अपीयर्स टू मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज बन जाएगा. अगर ये रे ज्यादा बेंड होता है, बहुत ज्यादा बेंड होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इमेज बन जाएगा. यहाँ पे दे आर एक्चुअली मीट कर रहे हैं. ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे कितने अमाउंट से बेंड होगा उस पर क्या हो जाएगा, ये रियल इमेज बनेगा कि वर्चुअल इमेज बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड को इमेज बनेगा कि सेम साइड को इमेज बनेगा, ये डिसाइड हो जाएगा. ओके, तो इस डायग्राम में क्या होता होगा, दिस इज द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे ज्यादा बेंड नहीं होता होगा, एंड देयरफॉर दिस इज द फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द सेकंड रिफ्रैक्टेड रे, ये एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, तो मीट करने के लिए उनको बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन जाएगा. इस तरह से इसका रे डायग्राम आ सकता है. ओके, ठीक है ना. सो रिफ्रैक्टेड रे अगर ज्यादा बेंड होता है एंड इट मूव टुवर्ड्स द एक्सिस, देन रियल इमेज बनेगा. एंड अगर रिफ्रैक्टेड रे ज्यादा बेंड नहीं होता है एंड इफ इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द एक्सिस, देन इमेज पीछे बनेगा, ऑब्जेक्ट के साइड पर ही बनेगा. ओके, माइनस साइन 2 टाइम्स मैंने कहां पे लिया है, माइनस साइन 2 टाइम्स नहीं लिया है मैंने, माइनस साइन 2 टाइम्स कहां पे लिया है, -15 ही आंसर आता है. यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए हमने क्या किया है, साइन कन्वेंशन यूज करके ही ये फॉर्मूला निकाला है, करेक्ट ना. साइन कन्वेंशन यूज करके ही ये हमने फॉर्मूला निकाला है, जब हमने डेरिवेशन किया था वहां पे साइन कन्वेंशन यूज करके ये फॉर्मूला निकाला है. ओके, वो साइन कन्वेंशन यूज करके फॉर्मूला निकाला है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिर एक बार साइन कन्वेंशन डाल रहे हैं. ओके, ऐसा करना पड़ता है क्योंकि देखिए वो जो डेरिवेशन था वो स्पेशल, मतलब इस टाइप के सरफेस के लिए ही था. ओके, वो जो उस डेरिवेशन से आने वाला फॉर्मूला किसी भी टाइप में अप्लाई करने के लिए वो पहले साइन कन्वेंशन डालना पड़ता है इनिशियली, एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल उसमें सरफेस अभी ये क्या है, कॉन्वेक्स बैकवर्ड है तो कॉन्केव बैकवर्ड भी आ सकता है, या फिर कॉन्वेक्स फॉरवर्ड भी आ सकता है, तो फिर एक बार साइन डालना पड़ेगा. मतलब ये जो फॉर्मूला है साइन कन्वेंशन डाल के आया है, फिर भी हमें क्या करना है, फिर एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वहां पे वैल्यूज डाल देना है, कंपलसरी वैल्यूज डाल देना है. ओके, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाइए. कुछ स्टूडेंट को ऐसे लग सकता है सर ऑलरेडी हमने साइन कन्वेंशन यूज करके ही फार्मूला निकाला है, तो इसमें फिर से साइन क्यों डालना है, क्योंकि दैट फार्मूला इज ओनली फॉर दैट स्पेशल केस. ओके, तो किसी भी कंडीशन में फार्मूला वो यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एक बार यहाँ पे वो साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है. क्योंकि डेरिवेशन करते वक्त हमने ऐसा सरफेस लिया था, अगर सपोज हम ऐसा सरफेस लेते थे तो उसका फार्मूला अलग आता था फिर. ठीक है, या फिर ऐसा सरफेस लिया एंड वर्चुअल इमेज हमने फॉर्म किया, ऐसा बेंड करके यहाँ पे इमेज निकाला है ना हमने. लेकिन यहाँ पे अगर इनवर्ड बेंड होने की जगह आउटवर्ड अगर बेंड होता तो उसका अकॉर्डिंग टू वो डिफरेंट फार्मूला आता था. ठीक है, तो उस स्पेशल केस के लिए वो हमने फार्मूला निकाला था, एंड उसमें साइन कन्वेंशन डालने के बाद वो जनरल फार्मूला हो गया, जनरल फार्मूला. न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, अभी उसमें साइन कन्वेंशन डालना पड़ेगा, मतलब विद साइन वैल्यूज डालना पड़ेगा. मिरर का फार्मूला भी देखिए ना आपने, मिरर फार्मूला हमने कैसे डिराइव किया था, मिरर फार्मूला डिराइव करते वक्त जो फाइनल आंसर आता है ना, दैट इज कौन सा, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/u. साइन कन्वेंशन डाल के हमने वो फार्मूला निकाला, एंड उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त फिर से हमने क्या किया, वहां पे साइन डाल दिए. तो ये करना पड़ता है, इधर भी वैसा ही करना पड़ेगा. ओके, तो
यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है ना μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r, इसमें जस्ट वैल्यूज प्लेस नहीं करना है, वहां पे साइन भी करेक्टली यूज करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, a glass of sphere of radius 10 centimeter, a glass of a glass sphere, a glass sphere of radius 10 centimeter, glass sphere of radius 10 centimeter is kept inside water, is kept inside water, kept inside water as shown in figure. Find the position and nature of the image when seen from the other side of the sphere. Okay, यहाँ पे इसका डायग्राम भी दे दिया है। This is the sphere and this sphere is surrounded by water. Water का refractive index दिया है 4/3. Water का refractive index 4/3 है and glass का refractive index है 3/2. And here there is axis, object यहाँ पे place किया है। Object is placed at this point at 20 सेंटीमीटर पर प्लेस किया है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड से एक ऑब्जर्वर उसको देख रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहां पे दिखाई देगा, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नाउ। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, देखिए इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो बार रिफ्रैक्शन हो जाएगा। They will travel like this, then it will travel like this, and then it will bend like this, and image form हो जाएगा like this। तो यहाँ पे क्या करना है, रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस, मतलब यहाँ पे एक बार फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे एक बार फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मतलब दो स्टेप में हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी रिफ्रैक्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे सपोज पोल P1 है, P1। ओके, रिफ्रैक्शन एट लेफ्ट सरफेस अभी हम कंसिडर करेंगे, लेफ्ट सरफेस मतलब ये जो लेफ्ट है ना, ये सरफेस, इस पर पहले रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पर हो जाएगा, तो μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r। ये फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड को लगाएंगे अभी μ2 मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पहले इमेज अंदर बन जाएगा। ओके, दैट इज μ2 मतलब 3/2 फी निकालना है हमें, माइनस μ1 कितना है, बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लेना है 20 विद साइन कन्वेंशन -20 इज इक्वल टू μ2 minus μ1 मतलब 3/2 minus 4/3, 3/2 minus 4/3 कितना आ जाएगा, 9 minus 8 मतलब 1/6 आ जाएगा, 1/6 एंड इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, दैट इज +10। ओके, एनी डाउट इन दिस वैल्यूज, μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r। ओके, फी का हमें साइन पता नहीं है तो एज इट इज रखेंगे, u का साइन -20, ओके, एंड r का वैल्यू है +10। ठीक है ना, ये सॉल्व करते हैं अभी। तो 3/2 फी इज इक्वल टू, इसको RHS को लेके जाता हूं, तो यहाँ पे 1/60, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड को जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ओके, 4 ने 20 को डिवाइड किया तो 4 5 are 20, 5 into 3 15, 1/60 minus 1/15 करेक्ट है क्या, देखिए कैलकुलेशन करेक्ट है ना, 15 ये प्लस 1/15 है, राइट हैंड साइड को गया तो -1/15 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सो 3/2v इज इक्वल टू, ये 4/60 लिख सकता हूं,
1 माइनस 4 मतलब माइनस 3/60, माइनस 3/60 मतलब यहाँ पे 3 गेट कैंसल, 2 ने 60 को डिवाइड किया तो 30 हो जाएगा एंड 3 इज इक्वल टू -30 आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू -30, करेक्ट? एनी डाउट? तो यहाँ पे जो फर्स्ट सरफेस है वो इमेज कहां पे बनाएगा? इस सरफेस से -30 पर, मतलब यहां पर इमेज बनाएगा, यहां पर इमेज बनेगा -30 पर। ओके, सो दिस इमेज, इसको बोलूंगा आई डैश। ये जो इमेज है किसने बनाया है? इसने बनाया है, लेफ्ट कर सरफेस से -30 पर बनेगा, करेक्ट ना? इमेज स्फीयर के लेफ्ट हैंड साइड को बनेगा। ओके, अभी यहां पे क्वेश्चन है, ये जो इमेज है -30 पर बनने वाला इमेज आई डैश, ये कौन से मीडियम में बनेगा? 4/3 के मीडियम में या फिर 3/2 के मीडियम में? ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना पड़ेगा। 4/3 में बनेगा या फिर 3/2 में बनेगा? इमेज आई डैश जो अभी बना है, हमने निकाला, जो -30 पर इमेज बनने वाला है आई डैश, ओके, -30 पर इमेज बनने वाला है, ये कौन से मीडियम में बनने वाला है? 4/3 के मीडियम में या फिर 3/2 के मीडियम में? ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है ऐसा कि स्फीयर के बाहर बना है, तो स्फीयर के बाहर तो 4/3 है, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये 4/3 में बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इमेज जो है ना 3/2 के मीडियम में ही बना है, 3/2 के मीडियम में ही आई डैश है। ओके, ये समझ ले लो, 3/2 के मीडियम में वो बन गया है, 4/3 में नहीं है वो। हमें लगता है वैसा, लेकिन वैसा नहीं है। ओके, ये आपके दिमाग में ठीक से बिठाइए, जो भी हमने कैलकुलेशन किया है, अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशन इमेज डिस्टेंस -30 आता है एंड इमेज कहां पे फॉर्म होने वाला है? 3/2 के मीडियम में ही फॉर्म होने वाला है इमेज, मतलब आई डैश इमेज जो है ना वो 3/2 के मीडियम में ही रहेगा। ओके, ये पहले ध्यान रखिए। अभी क्या होता है, इमेज फॉर्म बाय द लेफ्ट सरफेस फॉर्म्स द ऑब्जेक्ट फॉर द राइट सरफेस। अभी देखिए, एक के बाद एक अनेक सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो क्या होता है, फर्स्ट सरफेस जो इमेज फॉर्म करता है ना, वो इमेज नेक्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बनता है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, अगर एक के बाद एक नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट सरफेस जो इमेज फॉर्म करता है ना, वो इमेज सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट एक्ट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब तो अब तक हमने क्या किया है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम ओनली लेफ्ट सरफेस निकाला है, लेफ्ट सरफेस, तो लेफ्ट सरफेस जो है वो इमेज कहां पे बनेगा, मतलब यही सरफेस, अगर एक ही सरफेस होता तो इमेज बनता था -30 पर। अभी यहाँ पे राइट सरफेस से भी रिफ्रैक्शन होने वाला है। अभी राइट सरफेस के लिए अभी राइट सरफेस के लिए यही फार्मूला यूज करके हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, लेकिन राइट सरफेस के लिए अभी आप मुझे बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस राइट कर्व सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट एक्ट होने वाला है ना, तो इस सरफेस के लिए अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बनेगा? कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? क्योंकि आप समझ में आया ना, -30 मतलब इमेज यहाँ पे बनेगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 30, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 20, तो राइट कर्व सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 50, ओके, एंड अलोंग विद साइन -50, करेक्ट ना? ये पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मतलब स्फीयर का रिफ्रैक्शन जो है ना, स्फीयर का रिफ्रैक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये चीजें आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, मतलब फर्स्ट सरफेस से इमेज डिस्टेंस निकालेंगे और वो जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से रहेगा, मतलब फर्स्ट सरफेस से ही वो इमेज डिस्टेंस रहेगा। अभी सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन निकालते हुआ क्या करना है, सेकंड सरफेस से ऑब्जेक्ट मतलब वो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इमेज यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस 30 है, प्लस ये डायमीटर कितना हो जाएगा 20, तो राइट कर्व सरफेस से ये आई डैश का इमेज 50 हो जाएगा एंड राइट कर्व सरफेस के लिए ये अभी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे आई डैश इज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस, ठीक है?
तो यहाँ पे अभी देखिए μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ये समझ में आता है कि देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे μ1 μ2 का वैल्यू भी क्या डालना है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए μ2 क्या रखूं मैं, बताओ μ2। आई डैश तो आपके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, आई डैश ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो आई डैश ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डायरेक्टली रखता हूं यहाँ पे, ये तो -50 हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -50 हो गया। अभी यहाँ पे ऊपर क्या रखना है, ऑब्जेक्ट मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रखना पड़ेगा, 3/2 रखना पड़ेगा, करेक्ट ना। ये समझ में आ रहा है कि देखिए यही ओनली रिप्लेसमेंट मैंने किया है, u हो जाएगा -50 एंड ऑब्जेक्ट के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे आई डैश इज द ऑब्जेक्ट ना, एंड आई डैश कहां पे फॉर्म हुआ है, 3/2 में फॉर्म हुआ है। एक्चुअली दिखता है हमें 4/3 में, लेकिन वो फॉर्म हुआ है 3/2 में ही, तो μ1 3/2 लिखेंगे, u को -50 लिखेंगे। यहाँ पे मिस्टेक होता है जनरली, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम हम नेक्स्ट टाइम फिर एक बार देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अभी तो इतना अंडरस्टैंड करने का प्रयत्न कीजिए। तो यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज, यहाँ पे 3/2 रखा तो यहाँ पे 4/3 रखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय v तो निकालना है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, मतलब μ2 माइनस μ1 मतलब 4/3 माइनस 3/2, 4/3 माइनस 3/2 मतलब -1/6 आ जाएगा। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अभी इसका रेडियस -10, ओके। तो ये सॉल्व करना है, सो 4/3v माइनस माइनस प्लस 3/100 तो नीचे आ गया, इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल 1/60, ओके। सो दिस इज द फाइनल इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 4/3v इज इक्वल टू 1/60 माइनस 3/100, -3/100। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो यहाँ पे 100 इंटू 100 माइनस 60 इंटू 3 180, सो -80 आ जाएगा, -80 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। तो फाइनली हमारा फिर कितना बनने वाला है अभी, ओके। 4/3v के लिए क्या रहा है यहाँ पे, माइनस 0 कैंसिल करता हूं, यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10 दैट इज 600, ओके। तो यहाँ पे फी को आरएचएस को लेके आता हूँ, फी को आरएचएस को माइनस साइन 4/3 इंटू 600 बाय 8, सो आंसर आ जाएगा फी इज इक्वल टू -100, -100 इज द फाइनल इमेज डिस्टेंस, -100 इज द फाइनल इमेज डिस्टेंस, ओके। तो फाइनल इमेज जो है ना, यहां से 100 पर बनेगा, यहां से -100 पर फाइनल इमेज बनेगा, ओके। तो समझ में आ रहा है कि देखिए प्रॉब्लम ठीक से समझ में आ रहा है कि देखिए ये प्रॉब्लम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, फिर एक बार रिवाइज कीजिए। आप क्या कीजिए, आप ये प्रॉब्लम थोड़ा सा YouTube पर रिपीटेडली देख लीजिए, एक दो प्रॉब्लम लेने के बाद आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, मतलब μ1 एक्चुअली क्या लेना है। यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, जब सेकंड सरफेस का हम रिफ्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे u क्या लेना है, μ1 क्या लेना है, μ2 क्या लेना है, ये चीज आपको समझ में आ गया ना ठीक से, तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होता है, क्योंकि मिस्टेक यहाँ पर भी हो सकता है राइट कर्व सरफेस का रिफ्रैक्शन। एपरेंट डेप्थ का डायरेक्टली फार्मूला नहीं यूज कर सकते, एपरेंट डेप्थ का जो हमने पिछला वाला जो फार्मूला देखा है, इट इज फॉर प्लेन सरफेस ओनली ना, कर्व सरफेस के लिए वो फार्मूला नहीं है, इट इज फॉर प्लेन सरफेस ओनली। तो एपरेंट डेप्थ का फार्मूला ओनली फॉर प्लेन सरफेस यूज कर सकते हैं, कर्व सरफेस के लिए। और ये चीज देखिए पहली बार आप स्टडी कर रहे हैं इसलिए बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी है, एक 2-3 बार प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको ये ठीक से आ जाएगा, ओके। मैं आपको करके दे दूंगा, टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं। कुछ स्टूडेंट को समझ में आ सकता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा रह सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर ऑफ फिजिक्स एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर नाउ।
Okay, so have a nice day. Bye. Take care.